पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से मिलने जाने से पहले अपनी रानियों से मिलने जाते हैं। सर्वप्रथम वे अपनी बड़ी रानी इंचनी के पास जाते हैं और उस समय बसंत ऋतु होता है। राजा जब रानी के पास पहुंचते हैं तो ऐसे सुहावने लुहावने मौसम में रानी राजा को छोड़ने वाली कहाँ थी और राजा वहां पर बंदी बन के रह जाते हैं। इस तरह फिर दूसरी रानियों के पास भी राजा जाते हैं और वे वहां भी बंदी बनाए जाते हैं। शेष पांचों रानियों ने भी क्रमशः ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में राजा को अपने अपने यहाँ रोक कर रखा। और अंत में जब फिर से बसंत आया तो राजा ने कवि चंद की शरण ली और मुक्ति का उपाय पूछा कि कौन सा ऋतु है जिसमें स्त्रियों को पति अच्छा नहीं लगता, पति का संग अच्छा नहीं लगता। चतुर ऋतु ने कवि ने ऋतु शब्द पर दूर की उड़ान ली और इस तरह से राजा मुक्त हो गए। इस प्रकार चंद को साथ लेकर सैन्य के साथ राजा कन्नौज की ओर चल पड़े और जयचंद के दरबार में पृथ्वीराज ने छद्म रूप में सेवक बनकर प्रवेश किया, पर अंततः लेकिन पहचान लिए जाते हैं। चंद ने उस पर पहरा डलवा दिया, किंतु एक दिन पृथ्वीराज गंगा के किनारे संयोगिता से भेंट कर उसे घोड़े पर चढ़ाकर और दिल्ली की राह पकड़ते हैं। तब दिल्ली उसे लेकर चले आते हैं संयोगिता का हरण करके। रास्ते में अनेक प्रकार का अवरोध होता है, किंतु संयोगिता को साथ लिए शत्रु सैन्य को काटता हुआ उससे अनेक विघ्न बाधाओं से निकलते हुए पृथ्वीराज चले आते हैं दिल्ली तक। इस युद्ध में पृथ्वीराज के साथ कर्ण आदि अनेक महान सामंत योद्धा रहते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। थोड़े दिनों तक रुष्ट रहने के बाद विवश होकर जयचंद पृथ्वीराज से समझौता कर लेते हैं और विधिवत अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए पुरोहित और दहेज इत्यादि को भेजते हैं पृथ्वीराज के पास। इस तरह पटरानी के रूप में संयोगिता के आने पर बड़ी रानी इंचनी के मान को धक्का लगता है और पृथ्वीराज भी अपनी नई रानी संयोगिता के साहचर्य में अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह सौथिया डाह स्वाभाविक था और इंचनी को अपने पाले हुए सुख द्वारा राजा तक अपने संवाद, अपनी विरह व्यथा को पहुंचाती है। सहृदय पति पिघल जाते हैं, इंचनी के प्रति भी प्रेम जागृत होता है। फिर दोनों रानियों में समझौता होता है और इस तरह चरित नायक पृथ्वीराज चौहान अपनी दोनों रानियों का सुख करते हुए उसके साहचर्य में जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन अपने इन साहचर्य पुरुष आनंद जीवन बिताने के क्रम में पृथ्वीराज कहीं न कहीं अपने राजकाज से विमुख हो जाते हैं और शहाबुद्दीन गोरी हमला कर देता है। प्रजा घबरा जाती है। नगर सेठ तथा गुरुग्राम के द्वारा राजा तक सूचना पहुंचती है और राजा जागृत होते हैं, उद्बोधित होते हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होता है। संयोगिता के विरह निवेदन के रहते उन्होंने गोरी के सामना करने के लिए प्रस्थान किया और युद्ध में राजा गोरी को हाथे पकड़े जाते हैं। चूंकि गोरी पूर्ण तैयारी के साथ आता है और राजा को इसकी खबर नहीं रहती है, वे सचेत नहीं रहते हैं, गोरी के द्वारा पराजित होते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। यह दुखद समाचार सुनकर संयोगिता अन्य रानियों के साथ सती हो जाती है। पृथ्वीराज को गोरी गजनी ले जाता है और वहां उनकी आंखें फोड़कर कैद खाने में डाल देता है। वहां परे परे पृथ्वीराज अपने सुख के दिनों और अपने कुकर्मों पर पश्चाताप करते हुए समय व्यतीत कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद चंद्रवरदाय उनसे मिलने आता है और संकेत में गोरी को शब्दवेदी बाण द्वारा मारने की सलाह देता है। दूसरी ओर कविचंद ने अपनी कवित्व प्रतिभा से गोरी को प्रभावित करके पृथ्वीराज के शब्दवेदी लक्ष्य के प्रदर्शन की व्यवस्था करा देता है। वह दिखाना चाहता है कि किस तरह आंख नहीं होते हुए भी पृथ्वीराज शब्दवेदी बाण चलाते हैं। आवाज के माध्यम से वे लक्ष्य तक अपने तीर को पहुंचा देते हैं और योजना अनुसार पृथ्वीराज का वध होता है। अंत में चंद्रवरदाय और पृथ्वीराज दोनों कटार से एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार यह थी संक्षेप में पृथ्वीराज रासो की कथा। इसके अतिरिक्त जो और आनुषांगिक कथाएं हैं वह विस्तृत रूप में है, जो विवाह वर्णन, युद्ध वर्णन और अनेक सामंतों द्वारा गोरी के पकड़े जाने का विस्तार है। बीच बीच में कुछ अतिमानवीय उपाख्यानों, होली, दिवाली,
संबंधी किंवदंतियों का भी समावेश हो गया है। रासो काव्य जो है यह मुख्यतः संवाद शैली में है, जो सुख और सुखी के संवाद द्वारा कहलाई गई है। भारतीय साहित्य के लिए यह कोई नया प्रयोग नहीं है। एक प्रकार से कथोपकथन की यह पौराणिक शैली है। संपूर्ण कथा चंद्रवरदायीकृत नहीं है। यह स्पष्ट है कि प्राण वेद प्रसंग लिखने के लिए कवि के पास समय नहीं था। जो व्यक्ति मरता हुआ होगा वह उस समय काव्य रचना कैसे करेगा। इसके अलावा गजनी प्रसंग के आरंभ में रासो स्पष्ट कर देता है कि पुस्तक जलहन हतदय चली गज्जन नृपकाज। इस पर अनुमान लगाया गया है कि चंद्रकृत रासो संयोगिता विवाह के बाद ही समाप्त हो जाता है। जो भी हो, वर्तमान रासो अपने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों रूप में उपलब्ध है हमारे सामने, और अपने संपूर्ण रूप में विचारणीय भी है। कथा के मार्मिक प्रसंग तथा कवि की विशेषता मध्य युग के अन्य चरित काव्यों की भांति रासों में भी कथाबंध के उतार चढ़ाव और चमत्कार पूर्ण मूड संबंधी कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि उस युग के प्रायः सभी चरित नायक आधुनिक उपन्यासों की भांति विशिष्ट चरित न होकर उस तरह के थे। माने विशिष्ट थे नहीं, विशिष्ट की तरह थे, टाइप मात्र हैं। इसलिए घटनाओं की नवीनता के अभाव में प्राचीन चरित काव्यों के कथाबंध का सौंदर्य केवल दो बातों में देखा जा सकता है, या उसमें मार्मिक प्रसंगों की सृष्टि की गई है, अथवा कम से कम कवि ने कथा प्रवाह में उसकी संभावना को पहचाना है। मतलब मार्मिकता को विशेष महत्व दिया गया है और इस मार्मिक प्रसंगों के कारण ही कथा सरस हो पाती है। ऐसे प्रसंगों के वर्णन में ही कवि दृष्टि तथा कवित्व शक्ति का पता चलता है। सर्वप्रथम रासोकार ने मां की कोख में पृथ्वीराज के गर्भाधान का प्रभाव परखा है और उसे काव्यात्मक रूप दिया है, जो इस प्रकार है। कितिक दिवस अंतर रहिए आधान रानिउर, दिन दिन कला बढ़त मेघ जो बढ़त भद्दम धुर, चंद्र कला सित पश जेम बाढ़त दिनम दिन, मुगवा जीवन चढ़त मिलत भरताड़ खिनम खिन, उदित अधान शुभ गातन जेम जलदि पुण्यम बढ़ई, हुल संत हिये जे प्रिय त्रिय जिम सुजीति जनिता चढ़ई। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु की निरंतर बढ़ती हुई कला तथा मां के रूप पर पड़ने वाले उसका अंतर प्रभाव का चित्रण यहाँ किया गया है। दूसरा स्थल है शिशु का क्रीड़ा का, जब पृथ्वीराज का जन्म होता है और वे बाल क्रीड़ा करते हैं। बाल क्रीड़ा के प्रसिद्ध कवि सूर्य के आगे तो सभी कवि फीके हैं, फिर चंद की गिनती क्या, फिर भी कुछ जो उनके द्वारा बाल क्रीड़ा का वर्णन है उसे देखते हैं। नह तलप एक थह खिन रहत, हुलसी हुलसी उठी उठी गिरत। सैया छोड़कर जमीन पर लौटने की बाल प्रकृति तथा इस उल्लास में बार बार उठने का असफल प्रयत्न करना अत्यंत स्वाभाविक है। यह बाल सुलभ क्रिया है और संभवतः सूर्य के यहाँ भी इसका चित्रण नहीं हुआ है। माँ या बाप की उंगली पकड़कर चलने का वर्णन तो सूरदास ने भी किया है, किंतु उस पर उपमा की अनूठी उड़ान चंद के यहाँ देखी जा सकती है। तात्पर्य यह है कि चंद्रवरदायी ने बाल क्रिया का जो सुलभ वर्णन किया है वह बहुत ही अद्वितीय है। अंगुरिन लग रागी चलत लाल, सर मध्य उठत गज हंस बाल। और फिर बालकों के बीच में जो बाल क्रीड़ाएं होती है उसका भी वर्णन कवि ने किया है। मिली बाल जाल कभी रही केली, बढ़ी रही धुंध जन बीज बेली। फिर पृथ्वीराज के युवक होने पर का प्रसंग है। युवक पृथ्वीराज के जीवन के मधुर प्रसंगों में विवाह का अन्यतम स्थान है। अनेक विवाह वृत्तांतों के बीच कवि का मन 3 विवाह में विशेष रमा है। यह है इंचनी, शशिव्रता और संजोगिता। ये 3 पत्नियां थी जिनके प्रति पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे। इन विवाहों के वर्णन में कवि की सबसे बड़ी विशेषता है पुनरावृत्ति को बचा जाना। प्रायः एक ही प्रकार की घटनाओं के वर्णन में पुनरावृत्तियों की आशंका बनी रहती है, किंतु ऐसे ही स्थलों पर विशिष्ट कवि की पहचान होती है और यह
हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है कि चंद्रवरदाई ने इस प्रसंगों में अपनी विशिष्टता प्रमाणित कर दी है। मतलब उन्होंने प्रसंगों की पुनरावृत्ति नहीं की है। तीनों विवाह तीन प्रकार से होते हैं। इंचनी विवाह हिंदू विवाह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ब्राह्मणत्व द्वारा लग्न भेजने से बारात का सजना, आगवनी, तोरण कलश द्वारा चार विधान, जनवासा, मंडप निर्माण, कन्यादान, गठबंधन, भवरी आदि का वर्णन है। मतलब हिंदू रीति रिवाज में जो विवाह की शैली है उसका पूरा विस्तृत वर्णन चंद्रवरदाई ने किया है। पृथ्वीराज के प्रथम विवाह इंचनी के साथ जो होती है उसमें। फिर ये जो बातें हैं वह शशिव्रता के विवाह के साथ नहीं दोहराई जाती है। इसमें कवि काव्यों में वर्णित पूर्वानुराग की प्रसंगों का उद्भावना करके हंस द्वारा दोनों पक्षों के को संवाद भेजकर अनुरक्ति पैदा की जाती है। यह गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह की शैली में शशिव्रता के साथ पृथ्वीराज चौहान की जो दूसरी शादी होती है उसको कवि ने दिखाया है। उसके बाद पृथ्वीराज शशिव्रता का हरण करता है। संयोगिता विवाह में ये दोनों बातें नहीं होती है। यहाँ पूर्वानुराग केवल एक ओर से आरंभ होता है। वस्तुतः संयोगिता पृथ्वीराज का स्वयंवर करती है और समय पाते ही पृथ्वीराज के पास जाकर सखियों के बीच विवाह कर लेता है। हरण तो यहाँ भी होता है, पर परिस्थिति बदली हुई होती है और हरण का स्वरूप कुछ भिन्न होता है। अब इनमें एक एक विवाह का सौंदर्य अंकन भी है। नारी की वयः संधि शोभा कवियों के लिए सदैव आकर्षण की वस्तु बनी रहती है। इसके लिए नाना प्रकार की उपमाओं का प्रयोग किया गया है। रासो काव्य में भी इसका समुचित उपयोग हुआ है। कवि चंद ने इंचनी और शशिव्रता की वयः संधि का वर्णन किया है। इंचनी के वयः संधि का वर्णन में चंद्रवरदाई लिखते हैं, वाले तन्मय मुग्ध मध्यत इमं स्वपनाय वै संघयम् मुग्धे मध्यम स्वांगम वामंति इमं मध्याहं छायापगम बालप्पन तन्मध्य जीवन इमं सरसी अवज्ञ जलम अंगम मध्य सुनीरजे मल शशि शुंभय सुशैशव इमं। तो यह था उनकी प्रथम पत्नी इंचनी का वयः संधि का वर्णन। फिर उन्होंने शशिव्रता के वयः संधि किशोरावस्था का भी वर्णन किया है। रा का अरु सूरज बिच उदय अस्त दुह बेर बड़ शशिव्रता शोभई मनो श्रृंगार सुमेर। वस्तुतः शशिव्रता का रूप और शील इंचनी से कहीं अधिक आकर्षक था, इसलिए कवि ने शशिव्रता के रूप वर्णन में अधिक ध्यान दिया है। ऊपर के उदात्त वर्णन से संतुष्ट न होकर कवि ने शशिव्रता के यौवनागम को बसंत से उपमित किया है, बसंत से उसकी तुलना की है। पत्त पुरातन झड़िग पत्त अंकुरिय उठ तुझ ज्यों शैशव उत्तरिये चढ़िए वैशव किशोर कुछ शीतल मंद सुगंध आई ऋतिराग अचानम रोमराय संग कुछ नितंब तुक्ष शरणानम बढ़ न शीत कटि छिन्न है लज्ज मांग ढंकनी फिरे ढकै न पत्त ढकै कहे बन बसंत मत जू करे। तो इस तरह प्रायः कवियों ने युवती नायिका के रूप को विभिन्न स्थितियों और वातावरण से मनोरम करके और उसका नया नया चित्र उतारा है। सद्य स्नाता का चित्र भी इनमें से एक है। रासों में भी सद्य स्नाता इंचनी का एक नया प्रकार से वर्णन किया गया है। कड़ी मज्जन अंगाछि तना धूप वासी बहुरंग मनोदेह जनु ने फुली हेम भोज जन गंग। इस प्रकार सौंदर्य दृष्टा कवि ने प्रिय के सम्मुख जाने से पूर्व डरती हुई नववधु इंचनी से बाह्य रूप वर्णन से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक रेखाओं को उभारकर चित्र में नई ओप ला दी है, नयापन ला दिया है, सरसता ला दी है। हल हलय लता कछु मंदवाय नव वधु केली भय कंप पाए उपमा उड़ कहिए ताम जुब्बन तरंग अंग अंगिकाम। नारी सौंदर्य की चरम परिणति है और उसकी सौभाग्य तिलकित दशा। सौभाग्यवती इंचनी के नक्श का परिपाटी विहित लंबा वर्णन करने के बाद अंत में कवि उसकी मंगल मूर्ति का परिचय देता है।
शशिव्रता विवाह में पूर्वराग के लिए रूप गुण विस्तार से वर्णन के बाद कवि ने जिस प्रिय दर्शन प्रसंगों पर ध्यान दिया है वह है शशिव्रता और पृथ्वीराज का प्रथम साक्षात्कार। इंचनी विवाह में इस प्रसंग की सृष्टि उतनी मनोरम नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पूर्वाराग नहीं था। कुछ बहुत दिनों के से जिसका गुण श्रवण करते करते मानस प्रतिमा निर्मित होती रहती है, उसके प्रथम साक्षात्कार के समय की मानसिक स्थिति कितनी रुमानी हो सकती है, कितनी सरस हो सकती है। प्रिय के प्रथम दर्शन से मनोदशा कैसी हो सकती है, उसका मनोरम चित्रण चंद्रवरदाई ने किया है। यो करंत द्वितीय व्यो कथा श्रवण सुनिमंत, जा कौते पतिवृत्त लिए सो आई अलिकंत, श्रवण नयन को मेल कै भय चंचल चलचित, श्रोतानम दिष्टान अरु मिली पुछे दोमित, कर्ण पर्यंत कटाक्ष सुरंग विराजहि, कछु पुच्छन को जाहि पै पुच्छन लाजहि, नैन सैन के बातजु श्रवणन शो कहें, काम क्रिधो पृथ्वीराज मेदि करी नाल है। इस प्रकार दीर्घ दीर्घों के लिए कवियों ने कानन चारी नयन मृग नागर नरन शिकार जैसा चमत्कार दिखाया है, परंतु कान तन खिंचे नैनों को देखकर उसके मधुर वार्तालाप में नहीं बल्कि कछु पुच्छन को जाहि पै पुच्छन लाजहि में है, क्योंकि श्रवण नयन की बातचीत वास्तविक नहीं है। इस उत्प्रेक्षा का सौंदर्य इससे अधिक प्रासंगिकता में है। बात यह है कि अब तक श्रवणों ने प्रिय का रूप गुण सुन रखा था, नैनों को तो आज पहले पहल देखने का अवसर मिला है, इसलिए नैनों का श्रवणों के पास पूछने के लिए जाना स्वाभाविक ही है कि क्या जाने जिसके विषय में सुन रखा था वह यही है। विश्वास नहीं होता है, क्या ऐसा तो नहीं कि जिसे मैं देख रहा हूँ वह सुने हुए रूप गुण से कहीं अधिक है। ये तमाम बातें तथा इससे भी अधिक पुच्छित लाजहि द्वारा संकेतिक है। तुलसीदास ने तो कहा है गिरा अनयन नयन बिनुवानी, लेकिन चंद्रवरदाई ने कथन में अपनी सूझ से मधुर विशेषता ला दी है। इस तरह प्रथम दर्शन से भी अधिक मार्मिक है प्रथम स्पर्श। प्रिय का प्रथम स्पर्श क्या आभास देता है, कैसी अनुभूति होती है, इसका बहुत ही सुंदर सरस वर्णन चंद ने किया है। सहसा पृथ्वीराज जन समूह के बीच शशिव्रता को हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और तुरंत चंद की फड़कती उपमा निकलती है, मानो की लता कंचन लहरी मतवीर गजराज कही। पूरी पदावली जैसे स्नेह उमंगित बाहु की तरह लहरा उठी है। इस पर लज्जाशीलता शशिव्रता की भाव सबलता इस तरह है, गहत बाल पिय पानी सु गुरुजन संभरे, लोचन मोचि सुरंग सु अंशु बहे ढरे, अपमंगल जिय जान सु नैनन मुख बही, मनो खंजन मुख मुत्ति मरकत न सही। यह कहते हुए आगे बढ़ता है तो कवि की उत्प्रेक्षा शक्ति मुखर उठती है। कोमल लता कलहरी प्रेम मारुत झकझोरी। इसके बाद ही भीषण युद्ध की पटभूमि आती है और इस बीच पृथ्वीराज तथा शशिव्रता की प्रथम मधुयामिनी व्यतीत होती है। कुमुद उदरी मुंदियेषु बंदि सत्पत्र प्रकार्य, चकीय चक्क विच्छड़ई चक्की शशिवृत निहार्य, युवती जन चढ़ी काम जौह कोतर तर पंसी, आवृत्त वृत्त सुंदरिये काम बढ़िए वन अंसी, नव निधि हंसः मिले विमल चंद उग्यो सुनव, सामंत सूर नृप रसिकै कहरि वीर विश्राम सब। संयोगिता विवाह की विशेषता उसकी मार्मिक प्राकृतिक पृष्ठभूमि में है, उसकी मार्मिकता प्राकृतिक पृष्ठभूमि में है। वैसे तो शशिव्रता विवाह के आरंभ में भी थोड़ा सा उद्दीपक ऋतु वर्णन है, किंतु संयोगिता विवाह से पूर्व के खड ऋतु वर्णन की स्वाभाविक प्रासंगिकता तथा अनुभूति की जो तीव्रता है वह अवर्णनीय है। इससे पूर्व किसी नई विवाह यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय विवाह पृथ्वीराज अपनी रानियों से अनुमति लेने नहीं जाते हैं, किंतु इस बार
बहुत बड़े शत्रु का सामना है, पता नहीं लौटना संभव हो सकेगा या नहीं। इसलिए पृथ्वीराज अनुमति के लिए सर्वप्रथम बड़ी रानी इंचनी के पास जाता है। और संजोग ऐसा कि वह ऋतुराज का शासनकाल था, मतलब बसंत ऋतु का समय था। और पटरानी का मिलना कभी ऋतुराज में पति का पास होना पटरानी के लिए इससे सुखद बात और क्या हो सकती है। और वह अपने राजा को प्रिय को बंदी बना लेती है और इस तरह उसके बाहुपाश पे बंधकर पृथ्वीराज रह जाते हैं और वहां से वे निकल नहीं पाते हैं। इसका बहुत ही मोहक चित्रण कवि ने किया है। मवड़ि अम्ब फुल्लिग कदम्ब रयनि दिघम दिशम भंवर भाव भुल्ले भ्रमत मकरंदव शिशम बहत बात प्रज्वलति मोर अति विरह अगिन किए कुह कुहंत कल कंठ पत्र राशस रति अज्ञे पै लग प्राण पति बीन वो नाह नेह मुझ चित धरऊ दिन दिन आवध्य जुबन घटया कंत बसंत गम करहु। राजा उस ऋतु में वहीं रुक जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही दूसरी रानी के मंदिर में जाता है और वहां ग्रीष्म का भीष्म रूप दिखलाकर रानी उसे रोक लेती है। ग्रीष्म ऋतु में आप कैसे जाएंगे वहां, उस बेचैन व्याकुल गर्मी को आप कैसे सह पाएंगे इत्यादि कह के अपनी पत्नी स्वाभाविक प्रेम को दिखाकर दूसरी रानी उन्हें ग्रीष्म ऋतु में रोक लेती है। इसका भी वर्णन है, कवि ने इस तरह से किया है। दिरग दिन हीन छीन उलधर वैसम नर चक्रवाक चित मुदित उदित रवि थकित पंथ नर चलत पवन पावक समान परसत सुताप मन सुकत सरोवर कीच तलफंत मीन तन दिसंत दिगंबर सम सरत तरु लतान गए पत्त झरी अकुलम देह संपत्ति विपित कंत गमन ग्रीष्म न करी। इसी तरह ग्रीष्म भी बीत जाता है और पावस ऋतु में तीसरी रानी इंद्रावती अनेक प्रकार से राजा को रोक लेती है, मनुहार करके विनती करके। एक और तो जल बद्दल बरसंत प्रेम पल्लहरे निरंतर और दूसरी ओर सजल सरोवर पिशी हियो तच्छिन घन फटे। इस तरह वर्षा ऋतु का अत्यधिक बारिश होने की संभावना से किस तरह परेशानियां हो सकती है इस बताकर रानी इंद्रावती राजा को रोक लेती है। और वह किस प्रकार से मनुहार करके विनय करके रोकती है, कवि ने इन पंक्तियों में उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। घुमरी घोर घन गरज करत आडंबर अंबर पूरत जलधर धसत धार पत थकित दिगंबर झंझकित दृग शिशुमृग समान दमकत दामिंद्रिस बिहरत चात्रक चुवत पिए तुम्पत समम निशि ग्रीषम विरह द्रुम लतातन परिरंभन कृत सेन हरि सज्जत काम निशि पंचसर पावस प्रिय न प्रवास करी। शरद का आकर्षक वर्णन पावस से कम नहीं है। यदि पावस इंद्रावती के यहाँ बीतता है तो शरद को हंसावती के यहाँ बीतना चाहिए। और इस तरह कवि चंद ने शरद ऋतु को रानी हंसावती के पास राजा को भेजा कि किस तरह राजा शरद ऋतु में रानी हंसावती के पास रुकने के लिए विवश हो जाते हैं। और इस शरद ऋतु का भी वर्णन कवि ने कुछ इस तरह से किया है। द्रप्पन सम आकाश स्रवत जल अमृत हिमकर उज्जल जल सलिता यु सिद्धि सुंदर सरोज सर प्रफुल्लित ललिता करत गुंजारन अंबर उदति सित निशि नूर अंग अति उमंग अंग बर तलफत प्राण निशि भवंतन देसत दुति रीति मुष जरद नन करहु गबनन भवंत जी कंत दुसह दारुण शरद ऋतु में कंत को कैसी परेशानियां होगी, किस तरह से उन्हें व्यथा होगी, दुख होगा, इसका वर्णन करके रानी उन्हें अपने पास रोक लेती है। और इस प्रकार हंसावती अंतिम तीर है। शरद दरद करी मति चला, राजा इतना कठोर नहीं हो सकता है। इस बात के बाद हेमंत का कठिन शीत यूं ही रोकने के लिए काफी था। और फिर इस तरह रानी का मृदुल निवेदन भी था और शरद के बाद हेमंत ऋतु में भी राजा को रुक जाना पड़ता है। इस तरह रुकते रुकते वर्ष की अंतिम ऋतु शिशिर भी आ जाती है। जब जब जैसे 5 ऋतुएं गई उसी तरह
छठी भी जाए, यह भी बीत जाएगी। इस तरह संतोष करके राजा शिशिर ऋतु में भी रुक जाते हैं। और शिशिर ऋतु में का वर्णन कवि ने कुछ इस तरह से किया है। आगम फाग अवंत कंत सुनि मित्त स्नेही, शीत अंत तप तुच्छ होई आनंद सब ग्रेही। नर नारी दिन रैन मैन मद माते डुल्ले, सकुच नहीं छिन एक बचन मन माते बुल्ले। सुनो कंत शुभ चित्त करी, रैन गवन किम कीजियई, कहीं नारी पिय बिन कामिनी, रीति सह सिहर किम जीजिए। इस प्रकार शरीर की प्राकृतिक शोभा में विशेषता न होने के कारण कवि ने उधर से दृष्टि हटाकर मानवीय क्रियाओं का प्रलोभन दिखाया है। और इस तरह रानियों के आग्रह और रीतियों के उद्दीपन के अतिरिक्त राजा का अपना प्रणय लुब्ध मन भी था, जो उसे साल भर अपने पास रोक के रखता है। कण्वज गमन का कार्यक्रम रुक जाता है, स्थगित हो जाता है, किंतु दूसरा चक्र ऋतु चक्र आरंभ होते ही राजा परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। और देखते हैं इस तरह रासो काव्य में इन प्रथम चक्र के ऋतु वर्णन को पढ़ते हुए जब अगला ऋतु चक्र आता है तो पाठक भी उत्सुक हो जाता है कि अब राजा का आगे का क्या नियम, मतलब आगे उनकी क्या योजना है। अब इस ऋतु में भी राजा का लुब्ध मन अपनी रानियों के पास बदकर रहता है या वे कन्नौज के लिए प्रस्थान करते हैं। इस तरह कथा प्रसंगों को ऋतु वर्णन के आवर्त में घुमाते घुमाते ही कवि रखते हैं और राजा के साथ ही कथा प्रवाह को मुक्ति के लिए कोई युक्ति संगत प्रसंग की उद्भावना करते हैं। और यहाँ कवि प्रतिभा की परीक्षा है। इस तरह यह पृथ्वीराज रासो का काव्य सौष्ठव यहाँ दृष्टिगोचर होता है कि कवि ने कितने सुंदर तरीके से पाठकों के मन को उलझाए रखा है। इतने सुंदर ऋतु वर्णन का समापन भी मधुर ढंग से होना चाहिए और इस तरह बहुत ही कारीगरी से, बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने इसका समापन भी किया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग पर स्वयं चंद उपस्थित हो जाते हैं और जो ही दूसरा बसंत आते हैं पृथ्वीराज चंद के पास परामर्श के लिए जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह रानियों के इस आवर्त से, रानियों के इस प्रेम बंधन से निकला जा सकता है। सीधे सीधे मुक्ति का उपाय पूछने से हेठी हो सकती है, हंसी उड़ सकती है। इसलिए वे कवि को भी तोलते हुए उनसे पूछते हैं कुछ इस तरह से इन पंक्तियों में। खट ऋति 12 मास गया, फिर आयोरु बसंत, सो ऋति चंद बता मुहि, त्यों न भावे कंत। कवि से आग्रह करते हैं कि मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ऋतु है जिसमें रमणियों को पति का सानिध्य अच्छा नहीं लगता। और चंद जैसे ही सवाल के लिए मन बनाए रहते हैं, वह तुरंत ऋतु शब्द का पर श्लेष कर देते हैं। और श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। रोष भरे उन कामिनी होई मिलन होई मलिन सिर अंग, उही रीति त्रिया न मानई, सुनी सुहान चतुरंग। इस प्रकार यह मधुर प्रसंग समाप्त हो जाता है और निस्संदेह कण्वज समय शुरू होता है। कण्वज समय का खट ऋतु वर्णन रासों के 2-3 मार्मिक तथा सुंदर प्रसंगों में एक है। हिंदी काव्य परंपरा के खट ऋतु वर्णन में ऊंचा स्थान रखता है। ऊपर से देखने पर इसमें परिपाटी विहित बातें मिलती है। उद्दीपन के रूप में प्राकृतिक सुषमा का प्रयोग है, किंतु हास्य युग के दृष्टिकोण की भी सीमा है। रासों के खट ऋतु वर्णन की विशेषता इस बात में है कि वह आरोपित न होकर मानवीय क्रियाकलाप का अभिन्न अंग बनकर आया है और इस प्रकार यह कथा प्रवाह को गति देता है। उसकी क्रियाशीलता में ही शोभा है। इसके बाद कवि चंद ने वर्णन कौशल दिखाने का अवसर निकाला है। इस युग की सबसे समृद्ध नगरी कान्यकुब्ज की शोभा का वर्णन कवि करते हैं और यहाँ अपने कवित्व का परिचय देते हैं। इसलिए रसिक कवि ने कान्यकुब्ज के प्रथम दर्शन जनित प्रभाव में नाम परिगणना नहीं की है, बल्कि दृश्य चयन और उपमा उत्प्रेक्षा का खूब सुंदर मंडन किया है, खूब परिचय दिया है। गंगा के तीर पर बसे हुए विशाल भवनों वाले नगर के नागरिकों के क्रियाकलापों को भी कवि ने शब्दों में चित्रित किया है।
आगे कान्य उपजेश्वर के दरबार में चंद के उपस्थित होने का प्रसंग आता है। राजाओं के यहाँ मानसिक थकान मिटाने अथवा मनोरंजन के निमित्त कुछ नोक झोंक अक्सर होती रहती थी और उसमें रसिक राजा भी भाग लिया करते थे। कवियों के साथ राजा के कलात्मक विनोद की अनेक कहानियां आज भी प्रचलित है। चंद दरबार की एक झलक देने के लिए आत्मघटित सा प्रसंग छेड़ देता है। राजा जयचंद चंद बलिद के नाम अथवा बलिद विरुद्ध को ही लेकर मजाक करते हैं और उसको इन पंक्तियों में हम देखते हैं। मुँह दरिद्र पशु तंचरन जंगल हाव सुरुद्ध बन उजाड़ पशु तंचरन क्यों दूबरो बरद। इस पर चंद चूकने वाले नहीं थे, उन्होंने भी धारा प्रवाह इसका उत्तर देकर राजा को निरुत्तर बना देते हैं। हंस न्याय दुब्बड़ी मुति लंबय न चुनंतः सिंध न्याय दुब्बड़ो करी चंपे सकंठ का शग्य न्याय दुब्बड़ो नाद बंधिये सुबंधन छल छक दुब्बड़ो त्रिया दुब्बड़ी मीत मन। अषाढ़ गाढ़ बंधन धुरा एक ही गही हरदिया जंगर जुराड़ उज्जड़ खड़ना यो दुब्बड़ो बढ़ दिया। इसके बाद संयोगिता और पृथ्वीराज के साक्षात्कार, गंधर्व विवाह तथा संयोगिता हरण प्रकरण। कवि की सरस्वती पूर्ण रूप से मुखरित होती है। शशिव्रता की तरह संयोगिता का साक्षात्कार मंदिर में नहीं बल्कि गंगा किनारे होता है और जब पृथ्वीराज अनबने भाव से मछलियों को मोती चुगा रहे होते हैं, देखा पहले संयोगिता ने थोड़ा संदेह हुआ, फिर तुरंत चित्रशाला में रखे हुए चित्र से उसका मिलान किया और फिर लौट आई। पृथ्वीराज की भी आंखें उठी, सहसा उसने उस रूप में जानू कटी कुछ कुछ कर मुख नासिका दृग भौं वेनी आदि न देखकर आश्चर्यचकित क्या देखा। संयोगिता के प्रथम दर्शन को कवि ने कुछ इस तरह से वर्णन किया है। कुंजर ऊपर सिंह सिंह ऊपर दो पव्वय पव्वय ऊपर भृंग भृंग ऊपर शशि सुभय शशि ऊपर एक कीर कीर ऊपर मृग दिठो मृग ऊपर कोवंड संग कंद्रव्य वयोठो अहि मयूर मही ऊपर उपरह हीर सरन हे मंजरियो सुर भुवन छरि कवि चंद फही तिहि घोषे राजन परियो। शिकारी राजा आखिर यह सब न देखता तो क्या न देखता। तात्पर्य कि राजा की चतुर आंखें सब कुछ देख लेती है, संयोगिता के पूरे रूप सौंदर्य को देख लेती है। प्रथम दर्शन में ही दोनों अपना सुध बुध खो बैठते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या बातें करें। संयोगिता सोचती है जो जपो तो चितहर अन जपय विरहंत अहि उठे छुंदरी ही विलगिवंती। इस तरह दूसरा प्रसंग वह है जब पृथ्वीराज संयोगिता को घोड़े पर चढ़ने का आग्रह करता है और वह लजा उठती है। आगे चलकर घोर संग्राम में लड़ते हुए अश्वारोही दंपति की शोभा मन को रोमांचित कर देती है। दाम्पत्य प्रणय का प्रस्फुटन कर्म क्षेत्र में ही होता है। यहाँ जुगल हृदय एक दूसरे के सहयोग देते हुए परस्पर श्रम सुख मुख देखते चलते हैं। मतलब कर्म क्षेत्र के साथ ही प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचता है। होता यह है कि कोई योद्धा पृथ्वीराज के गले में कमान डालकर खींच लेना चाहता है। इन सुखमय प्रसंगों के बाद रासों में दुखमय स्थल आते हैं। इतने सुख और विलास के बाद करुण प्रसंगों का आगमन उनको और भी मार्मिक बना देता है। पृथ्वीराज गोरी से लोहा लेने के लिए प्रस्थान करता है। यो तो गोरी से पहले भी उनकी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, परंतु इस बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब फिर मिलना नहीं होगा। वर्णन अभी किसी रानी के सामने पृथ्वीराज के दीर्घ वियोग का अवसर ही नहीं आया था। यह पहला अवसर था जब पृथ्वीराज अपनी रानी प्रिय रानी को छोड़कर जा रहे होते हैं और इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। वही रति पावस्य वही मघवान धनुषम वही चपल चमकंत वही बगपंत निरशम वही घटा घनघोर वही पप्पी मोर सुर वही जमी आसमान वही रवि शशि निशिवासुर वेई आवास जुगनी पुरह वेई सहचरी मंडलिये संजोग पयम पति कंत बिन मुहि न कछु लागत रलिए। इस तरह
भावों के आवेग में सभी अलंकार बह जाते हैं और भाषा ही भावों का साक्षात रूप धारण कर लेती है। इन पंक्तियों को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि रचयिता पूर्व प्रसंगों में उपमा उत्प्रेक्षा आदि की राशि उड़ेलने वाला कवि चंद ही थे। इस प्रकार पृथ्वीराज के बंदी बनाए जाने का समाचार मिलते ही सहगामिनी संयोगिता का अर्थ क्रंदन कर वैधव्य रूप हृदय विदारक है। अब पृथ्वीराज के बंदी बजाए जाने का खबर सुनकर किस प्रकार संयोगिता अपनी अन्य रानियों के साथ सती बनती है, इसका बहुत ही हृदय विदारक चित्रण कवि ने किया है। इसके आगे की भी कथा है। गजनी के किस प्रकार पृथ्वीराज को गजनी ले जाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है। इसके साथ ही रासो काव्य की अभिव्यक्ति कौशल, इसकी प्रामाणिकता आदि कुछ विषय हैं जिन पर चर्चा मैं अगली कक्षा में करूँगी, अगले विमर्श में करूँगी। आज का जो व्याख्यान है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और यह लंबा व्याख्यान रहा। इसके आज जो बाकी खंड है, बाकी जो भाग है, बिंदु है, उस पर विमर्श में अगले वर्ग में करूँगी। तो आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ।